जैसे ही आपको डाउट होगा आप लाइव क्लास में मतलब उसी टाइम पे एट द सेम टाइम डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में सबसे पहले हम एंट्रोपी का, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एंट्रोपी का एक फॉर्मूला देखा था। एंट्रोपी का ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा और ब्रेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, एलएन है, एलएन। तो ये ध्यान रखना बच्चे, एलएन जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग के। ये आप ध्यान रखिएगा, एलएन इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, तो 2.303 लॉग के। तो ऐसा हमने, ये हमें एक ध्यान रखना है। फिर क्या ध्यान रखना है, फिर ध्यान रखना है कि ln 1 का वैल्यू क्या होता है, 0, या फिर log 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। आप ध्यान रखिएगा log 1 या ln 1 दोनों का वैल्यू 0 होगा। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ पे ln है, यहाँ ln है, तो 2.303 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.303 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी 2.303 ln की जगह पे क्या हो जाएगा, log t2 अपॉन t1 हो जाएगा ना। और क्या हो जाएगा, प्लस एन आर 2.303 log v2 अपॉन v1 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, देखो हमने क्या किया, ln की जगह पे 2.303 log लिख लिया। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। नो सर। अब देखो अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, टेम्परेचर यदि कांस्टेंट हो जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर जब से ही कांस्टेंट होगा तो बच्चे ये T2 क्या हो गया, मान लो T1, अरे ये T2 क्या हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा। T2 क्या हो जाएगा, T1 के बराबर हो जाएगा। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये log T2 अपॉन T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, log 1। और log 1 का वैल्यू आपने क्या देखा, 0 होता है, क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 के बराबर, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये आपके 0 के बराबर हो गया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही बचेगा ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पे डेल्टा एस का वैल्यू क्या, ये केवल नहीं बचेगा फॉर्मूला, बोलो। यस सर। अगर मान लो दूसरा केस ये बने कि कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाए, क्या हो जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, v2 अपॉन v1 दोनों मान लो 1 हो जाएगा, ये कट के क्या हो गया 1, तो log 1 का वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म कट जाएगा। तो डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये बचेगा कि नहीं बताओ। कांस्टेंट वैल्यू पे, वॉल्यूम पे डेल्टा एस का वैल्यू ये रहेगा ना। यस सर। यस सर। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका 2 इक्वेशन हम लोग देख लिया, ठीक। और आप लोग ये भी पढ़ लिए। तो अब नीचे आते हैं। अच्छा एक और इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था, डेल्टा एस का वैल्यू आपका किसके टर्म में, हमने देखा था कि डेल्टा एस का वैल्यू सीपी के टर्म में भी होता है। किसके टर्म में, सीपी के टर्म में भी होता है। तो सीपी के टर्म में है तो मान लो यदि प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो ये कट जाएगा, ये पूरा 0, तो बच जाएगा यही ना एनसीपी एल एन T2 बाई T1। अरे भैया प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वही हुआ ना, P1 से P2 कट गया। यस सर। तो ये अच्छा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक होता है, आइसोबारिक होता है। अच्छा आइसोथर्मल क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, टेम्परेचर सर जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आइसोबारिक में, आइसोबारिक बिल्कुल सही, प्रियंका, आदर्श, सानिया, शैली, हिमांशी सभी सही बोल रहे हैं। और प्रेशर कांस्टेंट में, नहीं सॉरी प्रेशर कर आइसोकोरिक में वॉल्यूम बिल्कुल सही। तो अच्छा सब बच्चे को ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या कर रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस, तो बारिक में क्या हो गया, वॉल्यूम
नहीं नहीं, हाँ सही बोला, प्रेशर कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर वाला टर्म कट जाएगा तो इसके बाद वाला जो टर्म था प्रेशर वाला वो कट के जीरो हो गया और डेल्टा एस का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला प्रेशर वाला टर्म जैसे ये था ना यहाँ पे प्रेशर वाला टर्म, ये आपका कट के आइसोबारिक में जीरो हो गया। हाँ बोलो बच्चे, सिमरन कोई डाउट है क्या आपको? बच्चे आपने हैंड रेज किया है, किसी बच्चे को डाउट होगा तो हैंड रेज कर लेगा, सिंपल, ठीक है ना एकदम। हाँ तो कोई डाउट है क्या बच्चे? सिमरन आप, सर एक बार फिर बता दो। अच्छा क्या बताना है? अच्छा सर अभी तो आपने ये पढ़ाया। अच्छा एलएन क्या था ये? अरे ये तो हम डेरिवेशन लास्ट क्लास में हमने देख ही लिया था, ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। तो हमने क्या बोला, हमने आज क्लास में स्टार्टिंग में ही बोला कि भैया log 1 होगा ना तो log 1 का वैल्यू जीरो हो जाएगा। हमने क्या बोला, log 1 का वैल्यू जीरो होगा और एलएन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2.303 log के बराबर होता है। ठीक, तो हम सिंपल कर रहे हैं, जहां log 1 हो रहा है उसको हम काट के जीरो कर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम डिराइव किए थे। तो अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 कट के क्या हो गया ln 1, और ln 1 का मतलब क्या हो गया? सर हम लास्ट क्लास में नहीं थे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा सोनालिका, आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा है ना लास्ट क्लास का, तो एक काम कीजिएगा, आप क्लास के एंड में वेट कीजिएगा, मैं आपको लास्ट क्लास के बारे में जैसे ही मैं क्लास ओवर हो जाएगा ना तो आपको डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। और वैसे आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं बोला ही 1-2 दिन में आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर करूंगा। जिस बच्चे को जो डाउट होगा वो पर्सनली डाउट भी पूछ सकता है, उसके लिए पर्सनली क्लास का अरेंज भी किया जाएगा, ठीक है। पर्सनली किसी संडे के दिन हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे या कुछ भी, तो ओके सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको। तो मैंने यही बोला कि भैया टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये कट के ln 1 हो गया, ये पूरा जीरो, ठीक। और प्रेशर वाले में क्या हो जाएगा, जैसे आइसोबारिक में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट यानी कि P1 अपॉन P2 कांस्टेंट हो जाएगा, ये कट के क्या हो गया 1, तो ln 1 का मतलब ये पूरा टर्म जीरो, तो क्या फॉर्मूला बच जाएगा, यही NCP ln T2/T1। तो यही तो आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि कहाँ गया भैया, यहाँ, अरे 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 कहाँ गया, यहाँ आइसोबारिक में ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ था, प्रेशर वाला टर्म गायब है। फिर जो है दूसरा आप आइएगा नीचे या इधर, ये क्या है आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक में क्या हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा वॉल्यूम वाला टर्म गायब है। देखो इसके बाद में जो होता है ना वॉल्यूम वाला टर्म क्या होता है NR ln/V2/V1, वो टर्म गायब है, क्यों, क्योंकि ln 1 जीरो हो जाएगा। तो ये आपका डेल्टा इसका फॉर्मूला हो गया, कब, जब आइसोकोरिक प्रोसेस हो, ठीक है। और एक है आइसोथर्मल वाला प्रोसेस, इसमें क्या हो जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया यानी कि NCV ln T2/T1 वाला टर्म कट के क्या हो गया जीरो, तो बच क्या गया, ये फॉर्मूला आपका बच गया। तो एक आपके सामने एक क्वेश्चन जाएगा न्यूमेरिकल, आप जल्दी से इसको बताइएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है इंट्रोपी चेंज, यानी कि डेल्टा एस आपको बताना है। कब बताना है, तो रिएक्शन आइसोथर्मल है, यानी कि टेम्परेचर क्या हो गया बच्चे कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो अभी ऊपर में आइसोथर्मल का ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, देखिए आइसोथर्मल का, तो यही लगेगा NR ln V2/V1। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इस इक्वेशन में हमारा लगेगा NR ln V2/V1। अब देखो हम अभी बताए ना कि ln को हम लॉग भी लिख सकते हैं, ln को क्या लिख सकते हैं लॉग भी लिख सकते हैं, तो लो हम इसको ये फॉर्मूला भी दे सकते हैं 2.303 NR log V2/V1। क्यों हमने 2.303 लिखा, क्योंकि अभी हमने बोला थोड़ी देर पहले ही 2.303 log इज इक्वल टू क्या होता है ln, तो यही हमने ln के जगह पे लॉग किया 2.303
लॉग। अब देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन है इसमें V2 और V1 अगर हमें पता चल जाए, n पता चल जाए, r पता चल जाए, तो हम डेल्टा s निकाल सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन में जुगाड़ किया है क्या? अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारे हेल्प के लिए क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है, n 2 मोल, 2 मोल दिया हुआ है ना। द इंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व रिवर्सिबल एक्सपेंशन, n क्या है, 2 मोल है, तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चे, 2। 2। हाँ तो देखते जाओ क्या हो जाएगा, 2.303, n के जगह पे आपने 2 लिख दिया। r का वैल्यू, अब r का वैल्यू क्या होगा, देखो जूल में आंसर दिया हुआ है ना, तो जब जूल में आंसर रहता है तो r एक गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 8.314। 314। तो हम क्या लिख सकते हैं, r के जगह पे 8.314, लॉग के जगह लॉग, और v2 का वैल्यू क्या होगा। अच्छा बच्चा आंसर भी दे दिया, बहुत अच्छे सिमरन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना, सिमरन का आंसर बिल्कुल सही है, डी होगा। सर मैं विशाल हूँ। ओ यही होगा। मैं अभी ना 1-2 क्लास जब हम लोग अटेंड कर लेंगे ना तो हम एक दूसरे को जान जाएंगे। अभी देखो विशाल सिमरन को बोल दिया, विशाल। सर आज सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने दूसरा नंबर ज्वाइन किया है। कोई नहीं, कोई नहीं बच्चे, चलो विशाल का आंसर सही है, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा लॉग V2 अपॉन V1, तो देखो V2 क्या होगा, तो V2 देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन कितना, 10 से 100, 10 से 100 हो रहा है, यानी कि तुम्हारा V2 क्या हो गया, V2 इज इक्वल टू 100, और V1 क्या हो गया, V1 इज इक्वल टू 10। तो तुम यहाँ पे V2 का वैल्यू डालोगे 100, V1 का डालोगे 10, ये कटेगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 लॉग 10। और तुम ये एक चीज और ध्यान रखना, कि क्या ध्यान रखना, लॉग 10 का वैल्यू क्या होता है, कोई बता सकता है क्या, 1। 1। 10 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर डी आ जाएगा। क्या सब किसी को क्वेश्चन पर समझने में कोई डाउट, क्या क्या ये आप घर पे सॉल्व कर लीजिएगा ना। यस सर। यस तो देखो सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, डेल्टा इसका वैल्यू, ये सॉल्यूशन में इसने गलती से मिसप्रिंट हो गया है और r यहाँ पे छूट गया है, 2.303 n r। तो ये तुम्हारा n2 क्या है, n है, ये r है, ये तुम्हारा v2 है, और ये तुम्हारा V1 है। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो गया। बच्चे कुछ कमेंट कर रहे हैं, एक बार उनके कमेंट भी देख लेते हैं। सही है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है, ये आपको बताना है कि मनीषा आप अपने म्यूट कर लीजिए अपने आप को बच्चे। तो देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, अच्छा मोहिनी ने हैंड रेज किया, कोई डाउट है क्या बच्चे? यस सर। हाँ बोलिए। सर ln और log में क्या डिफरेंस होता है? देखो ln का मतलब होता है बेस जब होता है, log का जब बेस ना बच्चे, log का बेस e रहता है ना, मान लो log x टू द बेस e, तो इसको हम बोलते हैं ln, ठीक। और log जो सिंपल log अगर है, log का बेस अगर 10 होता है ना तो वो नॉर्मल आप log हुआ। जैसे ln को हम log में कन्वर्ट करने के लिए ना, हमेशा ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बाकी लॉग की आप ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास केवल स्पेशली लॉग के लिए ही किसी दिन लगने वाली है, नहीं तो आपको एक रिकॉर्डिंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि ln इज इक्वल टू 2.303 लॉग होगा। और ln क्या है, तो ln कुछ नहीं है, जब log का बेस e रहता है ना तो उसको ln कहते हैं। और इन जनरल log का बेस कितना होता है, तो log का बेस बाकी सभी केस में 10 होता है, सभी केस में log का बेस क्या होता है, 10 होता है। बस ln के केस में log का बेस e रहता है, एक्सपोनेंशियल। log की टेंशन आप नहीं लीजिए, आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास log पे लगेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस विथ निगेटिव इंट्रोपिक चेंज। आपको बताना है कि किसमें इंट्रोपिक का चेंज निगेटिव है। तो कैसे बताएंगे इंट्रोपी का चेंज निगेटिव है, तो इंट्रोपी का चेंज हमने लास्ट क्लास में, हाँ ये रीता का आंसर सही था, रीता भी बोल रही है उनका भी आंसर सही था, बहुत अच्छा।
रीता का और किसका आंसर सही था? मैं तो बच्चे का नाम भूल गया क्योंकि सिमरन आईडी से वो जुड़ा था। तो नाम ऐसे याद हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। विशाल, हाँ विशाल से याद आ गया। द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, कौन ये रहा? यस सर, यही आ रहा है मेरा भी। द प्रोसेस, अजय का भी आंसर सही था। द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, ये बताइए कि कौन सा प्रोसेस में एंट्रोपी का चेंज नेगेटिव है। मैं एक पोल जनरेट कर रहा हूं, आपको पोल में आंसर देना है। पोल में आंसर कर रहा हूं, आपको पोल में आंसर देना है। वन का सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, ठीक है ना? क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो, निगेटिव एंट्रोपी चेंज का मतलब क्या हो गया कि अमाउंट घटना चाहिए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब क्लास में एक बच्चा है तो क्या है, वो शांत शांत बैठा रहेगा। क्लास में एक बच्चा है तो वो शांत शांत बैठा रहेगा, तो उसका एंट्रोपी कम। लेकिन क्लास में जब बहुत बच्चे आ जाएंगे, एक क्लासरूम में बहुत बच्चे आ जाएंगे, तो कोई बच्चा शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो बैठना भी चाहेगा तो उसके दोस्त उसको बैठने नहीं देंगे। यानी कि बच्चा शांत नहीं बैठा, यानी कि एंट्रोपी ज्यादा। तो एंट्रोपी कैसे होता है? एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट के, कितना संख्या है, ठीक। और अमाउंट, इसीलिए तो एंट्रोपी को हम क्या बोलते थे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बोलते थे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि एंट्रोपी अमाउंट पे डिपेंड करता है। तो जिसमें अमाउंट प्रोडक्ट का ज्यादा होगा वो एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है, ज्यादा एंट्रोपी वाला चाहिए क्या? नहीं, क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बताओ किसमें एंट्रोपी घट रहा है, यानी कि निगेटिव एंट्रोपी किसमें है। तो निगेटिव एंट्रोपी के लिए क्या करना है? क्लास में बच्चे ज्यादा थे तो एंट्रोपी ज्यादा था, आपको एंट्रोपी कम करना है, यानी कि क्लास से बच्चे कम कर दो। यानी कि प्रोडक्ट में तुम अमाउंट को कम कर दो। प्रोडक्ट में जैसे ही अमाउंट को कम होगा, यानी कि मोल कम होगा, तो एंट्रोपी कम होगा। तो देखते हैं कितने बच्चे को पोल में आंसर सही आए हैं। तो एक बच्चे का आंसर गलत है, बाकी जितने बच्चे ने रिप्लाई किया है सबके आंसर सही है। 2 बच्चे के आंसर गलत हुए। बहुत बढ़िया। तो मैं ये पोल अब एंड कर रहा हूं। बाकी कोशिश करना है, मैं 3 तक काउंट करेगा फिर पोल एंड कर देगा। 1 2 एंड 3। तो 14 बच्चे के आंसर सही हुए, 3 के रॉन्ग हुए, और बाकी बच्चों ने रिप्लाई नहीं दिया, उनको मे बी क्वेश्चन में डाउट हो। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, निगेटिव इंट्रोपी, यानी कि इंट्रोपी का चेंज क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ठीक। सी है आंसर। अब मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही है। हैप्पी तिवारी, हैप्पी का नाम लक्की है, मुझे याद है लास्ट क्लास में इसने बताया था। सही बोला ना बच्चे मैंने? हैप्पी का नाम लक्की है ना? तो मुझे याद है यार, अनम्यूट करके भी तुम लोग बोल सकते हो। अच्छा हैप्पी है, फिर वो हैप्पी कौन था पता नहीं यार, फिर कोई और हैप्पी है। देखो हाँ, ये आंसर सही सही होगा। देखो, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 NH2, एक्चुअली क्या हो रहा है? देखो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, डिसोसिएशन। जब भी, अच्छा नमिश का नाम लकी था वो, अच्छा अच्छा, अभी कंफ्यूजन हो रहा है नाम में। देखो डिसोसिएशन जो होता है ना, डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड का टूटना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में एक CSO4 है और ये टूट के क्या हो गया, 2 मोल में हो गया ना, 1 मोल 2 मोल में टूट गया, यानी क्लास में बच्चे 1 से 2 हो गए। तो बच्चे बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी तो बढ़ेगा, तो इस केस में एंट्रोपी बढ़ेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, एंट्रोपी जिसमें घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। जब देखो आयोडीन एक सॉलिड है, उसको जब तुम पानी में घुलाओगे तो वो क्या हो गया, एक वो भी तो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा ना। तो हम जानते हैं सॉलिड से लिक्विड का एंट्रोपी ज्यादा होता है, तो आयोडीन का जब आप घुला दीजिएगा, डिजोल्व कीजिएगा, तो उसका भी तो एंट्रोपी ज्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत। ऑप्शन नंबर डी बताओ, सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। नहीं सर सानिया सॉलिड से रॉन्ग, गैस में कन्वर्ट तो करना। सॉलिड से गैस। सॉलिड से गैस में चेंज। सॉलिड टू गैस। तो सॉलिड से जब गैस जा रहा है तो उसका भी तो एंट्रोपी ज्यादा हुआ ना, गैस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं तो एंट्रोपी ज्यादा, बट हमें क्या चाहिए था, निगेटिव एंट्रोपी। तो डी भी गलत। अब सी कैसे सही हो गया, तो देखो सी कह रहा है
सिंथेसिस ऑफ एमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2, मतलब N2 प्लस 3 मोल ऑफ H2 मिलके क्या बना, 2 मोल ऑफ NH3। देखो इसमें तुम्हारा रिएक्टेंट कितने मोल थे, रिएक्टेंट 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट क्या हो गया 2 मोल है। यानी कि रिएक्टेंट तुम्हारा 4 मोल था, प्रोडक्ट तुम्हारा 2 मोल। यानी कि इनिशियल स्टेट में कितना है, क्लास में बच्चे 4 थे, बाद में क्लास में बच्चे 2 हो गए, तो 4 से बच्चा घट के 2 हो गया, यानी कि अमाउंट कम हुआ, इंट्रोपी कम हुआ। तो क्वेश्चन में तो वही कर रहा था ना कि बताओ निगेटिव एंट्रोपी किसमें, तो हमारा आंसर सही। 14 बच्चे ने सही आंसर, 14 बच्चे ने क्लास में सही आंसर दिए। और ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास आता है, जैसे ये कौन सा बच्चा पोल में क्या आंसर किया है, वो सारा आंसर शीट आ जाता है मेरे पास, तो उसको मैं क्लास के बाद देखता भी हूँ किस किस बच्चे ने क्या क्या आंसर दिए। ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा सही आंसर देने की। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बोलेगा, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं डाउट है तो अब अगला हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है और आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा पहला थ्योरी पार्ट गिव्स फ्री एनर्जी पढ़े। सेकंड ऑप्शन समझा दो, एक बच्चा बोल रहा है सेकंड ऑप्शन समझा दो। ये सेकंड ऑप्शन तो आसान है, देखो डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन तुम्हारा क्या है, सॉलिड फॉर्म में, जब उसको आप डिजोल्व कीजिएगा तो आयोडीन सॉलिड से क्या में चला गया, लिक्विड में। तो हम जानते हैं ना लिक्विड का इंट्रोपी ज्यादा, गैस का इंट्रोपी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गैस में सबसे ज्यादा मोशन होता है। सर सी वाला समझा दीजिए। अरे सी वाला ही तो आंसर होगा, यही तो समझाए। देखो सी में क्या कर रहा है, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। तो देखो अमोनिया बना किससे, N2 और H2, तो N2 प्लस H2 मिलकर अमोनिया बना। तो आप इक्वेशन को बैलेंस भी तो कीजिएगा ना, इक्वेशन बैलेंस करना चाहिए था। क्यों, यहाँ पे नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 मोल है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन 2 मोल, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन क्या हो गया 6 मोल, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 6 मोल, तो ये तुम्हारा बैलेंस हो गया। तो तुम्हारा रिएक्टेंट कितना मोल था, 3 और 1 4, रिएक्टेंट 4 मोल था, यानी क्लास में पहले 4 बच्चे थे, प्रोडक्ट में क्या हो गया 2 मोल, यानी क्लास में 2 बच्चे हो गए। यानी कि 4 से क्लास में 2 बच्चे हो गए, तो जब 2 बच्चे रहेंगे तो क्या होगा, 2 बच्चे कम शोरगुल करेंगे ना, कम मार। 2 बच्चे में ऐसा होगा कि दोनों बच्चे क्या है भाई, 2 बच्चे तो शांत से बैठ के वो अपना कुछ होमवर्क करेंगे, लेकिन 4 बच्चे रहेंगे तो ऐसा भी हो सकता है मार वगैरह हो जाए, मार पीट झगड़ा लड़ाई सब हो जाए, तो मोशन ज्यादा रहेगा, इंट्रोपी ज्यादा रहेगा। ठीक है ना, तो यही तो मैंने समझाया। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी नीचे आपको दिया हुआ है, एक बार इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्लास के बाद आपको ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम आते हैं गिव्स फ्री एनर्जी स्टार्ट करते हैं। तो गिव्स फ्री एनर्जी स्टार्ट करने से पहले किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ ले। हाँ बोलो, किसी को डाउट है क्या, गिव्स फ्री एनर्जी, हाँ बोलो। सर डाउट नहीं है। अच्छा डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब गिव्स फ्री एनर्जी स्टार्ट करते हैं। तो ये नाम ही यार अजीब है, ये नाम देख के ही मन करता है यार बंद करो, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है। क्या घटिया सा नाम है, गिव्स फ्री एनर्जी। इतना आसान नाम रखना चाहिए था, मान लो रख देता अजय फ्री एनर्जी, कितना आसान नाम रहता है, हैप्पी फ्री एनर्जी। ये क्या गिव्स, नाम ही देख के यार बोरियत छा जाता है। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग कुछ बैकग्राउंड लेते हैं, ठीक है ना, फिर पता चलेगा इस नाम के बारे में। पहले ये बताओ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? सर जो नेचुरल चेंज होता है। हाँ मीनाक्षी ने बिल्कुल सही बोला, जो नेचुरली अपने आप चेंज हो, जो रिएक्शन अपने आप नेचुरली हो वो क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। तो जैसे क्या होता है, हम पानी को टेबल पे रखे, वो गर्म पानी को, वो अपने आप ठंडा हो गया। आइसक्रीम को रखे, वो अपने आप पिघल जाएगा जब आइसक्रीम को टेबल पे रखिएगा। तो जो रिएक्शन अपने आप हो जाए वो कहलाता है स्पॉन्टेनियस। अब जो था पहले के लोग जो साइंटिस्ट थे वो सोचे कि अच्छा कोई ऐसा तरीका होता, क्या होता, कोई ऐसा टेक्निक भैया हमको बता दो जिससे हम बोले कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो तरीका क्या था, लोगों ने अब पूछा, तो सब साइंटिस्ट अपना भिड़े और उन्होंने बोला कि देखो पानी, हम गर्म पानी टेबल पे रखते हैं, अपने आप ठंडा हो रहा है, ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। क्यों, क्योंकि पानी का हीट रिलीज हो रहा है, पानी ने हीट लूज किया
जो गर्म पानी था वो क्या हो गया, ठंडा हो गया, यानी कि हीट लूज किया, सराउंडिंग हीट गेन किया। तो उन्होंने क्या बोला, जब डेल्टा एच निगेटिव होगा, इट मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो तुम बोल देना, क्या बोल देना, तुम बोल देना यह एक कैसा Spontaneous रिएक्शन process है। है, स्पॉन्टेनियस है। सारे लोग खुश हो गए कि अरे वाह, इतना आसानी से हमको बोल दिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। और उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये भी बोला कि जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि इंडोथर्मिक हो जाएगा, तो रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस। सारे लोग खुश कि अरे अरे कितना आसान है, हम बोल देंगे एक्सोथर्मिक को स्पॉन्टेनियस और इंडोथर्मिक को नॉन स्पॉन्टेनियस। बट ये इतना आसान था नहीं, ये तुरंत फेल कर गया, ये थ्योरी तुरंत फेल कर गया। क्यों फेल कर गया, आप कोई एक एग्जांपल देके समझा सकते हैं क्या, ये थ्योरी क्यों फेल कर गया, एक एग्जांपल देके। थ्योरी क्या है कि डेल्टा एच यानी कि इंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि एक इंडोथर्मिक का एग्जांपल जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए। आप बताइए मुझे एक इंडोथर्मिक रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस हो जाए, कोई बता सकता है क्या? सर कोई इवेपोरेशन, बिल्कुल आदर्श, आपने सही बोला, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट क्या होता है, गैस में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है तो कैसे कन्वर्ट होगा, वो आपके एटमॉस्फेयर से हीट गेन करता है ना। जैसे आप एक ग्लास में पानी रख दिए तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर से हीट गेन करेगा और लिक्विड गैस में कन्वर्ट करेगा। तो तुम्हारा डेल्टा एच तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि पानी जो था वो हीट एब्जॉर्ब किया, लेकिन ये तो अपने आप इवेपोरेशन हो रहा है। हम पानी ग्लास में रखे, वो अपने आप उड़ गया। तो रिएक्शन तो भैया स्पॉन्टेनियस है लेकिन इंडोथर्मिक भी है। तो ये थ्योरी तो आदर्श ने ही एग्जांपल देके फेल कर दिया। अब आदर्श फेल कर दिया इस थ्योरी को, तो अब लोगों के पास और चिंता बढ़ गई कि अरे अब स्पॉन्टेनियस कैसे पता किया जाए। आदर्श ने एक तो ऐसा एग्जांपल दे दिया जो फेल ही कर दिया। या फिर और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे आइसक्रीम हम रखे बाहर, वो मेल्ट कर जा रहा है, आइसक्रीम मेल्ट किया, क्यों, क्योंकि उसने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लिया ना, और हीट एब्जॉर्ब किया तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, आइसक्रीम का पॉजिटिव हो जाएगा, बट वो अपने आप मेल्ट हो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, वो अपने आप आइसक्रीम मेल्ट हो गया। तो आदर्श ने इसका फेल कर दिया। तो अब लोग सोचेंगे कि कुछ और तरीका लाया जाए। हम ना कोई और तरीका लाते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि स्पॉन्टेनियस क्या हो। तो वो आदर्श का ये एग्जांपल लिए और सोच रहे कि अच्छा ये लिक्विड था, तो लिक्विड का एंट्रोपी क्या होता है, कम होता है, गैस का एंट्रोपी ज्यादा होता है। बोलो बच्चे, लिक्विड का एंट्रोपी कम और गैस का ज्यादा होता है कि नहीं? यस सर। तो यस सर। इसमें डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। क्यों, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा ना। अरे देखो, प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा है, जब प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा तो तुम्हारा चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट का एंट्रोपी ज्यादा, यानी कि प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट कम, तो हमेशा डेल्टा एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा जीरो से। तो आदर्श का एग्जांपल लेके उन्होंने दूसरा तरीका ला दिया एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस का। क्या बोला कि देखो भैया, जिसका एंट्रोपी ज्यादा होगा उसको तुम लोग स्पॉन्टेनियस बोल देना, जाओ खुश खुश हो जाओ, मिठाइयां बांटियो, तुमको जो स्पॉन्टेनियस का टेंशन था ना वो मैंने खत्म कर दिया। क्या बोला लोगों ने कि जिसका डेल्टा एस ग्रेटर हो जाए जीरो से, या फिर इसी को बोल सकते हैं जिसका डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए उसको तुम लोग बोल देना एंट्रोपी। क्या बोल देना, मतलब स्पॉन्टेनियस बोल देना। क्या बोल देना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोल देना। अब देखो, ये तो बोल दिया, सारे लोग खुश भी हो गए कि हाँ है ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये भी फेल कर जाएगा। कब, जब एक रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में क्या होता है, गैस जो है अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और हमको पता है गैस का एंट्रोपी क्या होता है, गैस का एंट्रोपी तो
ज्यादा होता है, लेकिन लिक्विड का एंट्रोपी कम होता है, तो प्रोडक्ट का एंट्रोपी कम है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस निगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन अपने आप हो रहा है, तो ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस हुआ, बट जो लोगों का कहना था कि डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस निगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, डेल्टा एस निगेटिव होते हुए भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया। अब फिर सारे लोग सर पकड़ लिए कि चलो भैया ये भी फेल कर गया, अब क्या किया जाए। तो अब हमारे गिब्स साहब आते हैं, जिनका नाम किसी बच्चे को पसंद नहीं है, इतना बोरिंग नाम है गिब्स फ्री एनर्जी। वो आते हैं सामने और बोलते हैं कि देखो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं, मैं एक ऐसा इक्वेशन तुमको दूंगा जो तुम्हारी सारी समस्या खत्म कर देंगी। तो उन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी ने क्या इक्वेशन दिया, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। उन्होंने यह इक्वेशन दिया और क्या बोला, बोला कि दुनिया वालों यदि डेल्टा जी निगेटिव हो जाए तो तुम रिएक्शन क्या बोलना, तुम बोल देना स्पॉन्टेनियस, और यदि डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए तो तुम रिएक्शन बोल देना नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये कमाल की बात ये है कि ये कभी आपका फेल नहीं करेगा। जिनका नाम इतना घटिया सा है, जो बच्चों को पसंद नहीं है, गिब्स मतलब अजीब सा बोरिंग नाम लगता है, उन्होंने एक ऐसा थ्योरी दे दिया जो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का सारा जो झंझट था, झमेला था, सारा सॉल्व कर दिया। कैसे सॉल्व कर दिया, तो उन्होंने बोला कि जिसका डेल्टा जी निगेटिव उसको स्पॉन्टेनियस बोलो, जिसका डेल्टा जी पॉजिटिव उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बोलो। तो यही था हमारा गिब्स इक्वेशन, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, थर्ड पॉइंट बोला कि यदि डेल्टा जी 0 हो जाएगा तो रिएक्शन ना ही स्पॉन्टेनियस ना ही नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम स्टेज। बिल्कुल सही। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो हमारा आपका केमिस्ट्री का अगला लेक्चर आएगा, जो कि आपका वेडनेसडे को होगा, उस दिन हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम थर्मोडायनामिक्स खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में यही चैप्टर पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी बच्चे ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर पहला क्लास आप लोग का मिस होगा ना तो फिर चैप्टर समझने में आपको बहुत कठिनाई होगी, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे ना नेक्स्ट क्लास में। यस Yes, सर। sir. नहीं करना, क्योंकि क्लास आप मिस कीजिएगा तो Yes. फिर समझ नहीं। हाँ सर, रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देंगे। Yes, हाँ sir. रिकॉर्डिंग भी मिलेगा बच्चे, बट देखो रिकॉर्डिंग में क्या होता है ना, रिकॉर्डिंग में आप डाउट नहीं पूछ सकते, आप मेरे से बात नहीं कर सकते। आपको कोई डाउट होगा तो आप क्या बस सुनिएगा, तो उसमें वो बोरिंग आ जाता है। 1 घंटा का रिकॉर्डिंग आपको लगेगा यार बहुत लंबा है, बोर हो गया। लेकिन लाइव में मैं आपको बोर होने नहीं दूंगा। यदि आप लगातार माइक ऑन करके बोलिएगा ना, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोलेंगे, हम दोनों क्या लगेगा आपस में बात कर रहे हैं। तो देखो डेल्टा जी हमने ये गिब्स ने ये इक्वेशन दिया। अब इसका हम कुछ केस देखते हैं, ठीक है। केस 1 2 3 4, इसमें 4 केसेस है, उसको हम देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत, स्पॉन्टेनियस डेल्टा जी निगेटिव प्लस कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। No, sir. तो No, अब sir. हम आगे बढ़ते हैं और इनका केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या कह रहा है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। ये गिब्स ने, देखो गिब्स बहुत चालाक आदमी थे। देखो ये एक बच्चा वाला फॉर्मूला का है। देखो पहले के जमाने में लोग क्या सोचते थे, जिसका डेल्टा एच निगेटिव वो स्पॉन्टेनियस, और क्या बोलते थे, जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए वो स्पॉन्टेनियस। तो गिब्स ने क्या किया, वही दोनों चेंज इन इंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी को मिलाया, टेम्परेचर डाला और अपने से इक्वेशन दे दिया। ये इक्वेशन उनका अपना दिया हुआ इक्वेशन है, ठीक है ना। और ये इक्वेशन कहाँ से आया, G बराबर H माइनस टी से आया। तो G बराबर H माइनस टी का कोई यूज नहीं है, यूज है दोनों तरफ आप डेल्टा ले लीजिए, तो डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, यहीं से आया इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है। और टी हम डेल्टा के बाहर क्यों कर दिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर तो सेम ही रहता है ना। जैसे हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, एक मान लो एक बर्तन में तुम कुछ डाल दिए रिएक्शन करने के लिए, तो आप टेम्परेचर तो ऐसे चेंज नहीं कर रहे हैं ना, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है रिएक्शन के दौरान, इसलिए टी आपके डेल्टा के बाहर आ गया, ठीक है।
अब आगे हम केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या करता है कि पहले के जमाने में जो लोग बोलते थे, क्या बोलते थे, डेल्टा एच निगेटिव, और क्या बोलते थे, डेल्टा एस पॉजिटिव। तो ये दोनों केस में पहले लोग क्या बोलते थे, जब डेल्टा एच निगेटिव हो जाए और डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस। तो गिब्स का पहला केस यही होगा कि जब दोनों, पहले लोग क्या करते, इंडिविजुअली ले रहे थे, डेल्टा एच कोई केवल डेल्टा एच दिख रहा है, कोई केवल डेल्टा एच दिख रहा है, लेकिन दोनों को एक साथ कोई नहीं देखा। गिब्स के पहले इक्वेशन में क्या किए, इन्होंने दोनों को मर्ज कर दिया और बोला कि जिसका डेल्टा एच निगेटिव हो जाए और जिसका डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, वो जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया ध्यान रखने वाला बात, तो इसको हम समझेंगे कैसे, तो इसको हम अभी समझा देते हैं। देखिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला है। मान लो डेल्टा एच का वैल्यू क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। मान लो डेल्टा एच का वैल्यू आपका क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, ये हो जाए आपका निगेटिव, और डेल्टा एस का वैल्यू क्या हो जाए, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। तो ये बताओ इसका वैल्यू क्या हमेशा निगेटिव होगा क्या, तुम बताओ, क्या डेल्टा एच निगेटिव हो जाए, अगर आपको क्वेश्चन में डेल्टा एच निगेटिव दिया हुआ है और डेल्टा एच पॉजिटिव दिया हुआ है, तो क्या डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव होगा क्या। तो आप ऐसे Yes, सोचिएगा, sir. देखिए निगेटिव, ये क्या है, निगेटिव, और डेल्टा एस क्या है, प्लस, और यहाँ पे पहले से माइनस है, तो माइनस में हम कुछ और माइनस ही कर रहे हैं ना, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पे माइनस है और ये माइनस, तो माइनस में कुछ और माइनस करोगे तो वो हमेशा तो माइनस ही रहेगा ना। मान लो तुम -10 में से -5 घटाओगे तो हमेशा -15 ही आएगा ना, वो तो प्लस कभी हो नहीं सकता। कोई आदमी पहले से 100 रुपया उधार लिया है और फिर 500 रुपया और उधार ले ले, तो क्या होगा, वो कर्ज उसका और बढ़ेगा ना। 500 था, फिर 500 ले लिया, तो हजार क्या हो गया, 600 रुपया उस पे कर्ज हो गया। तो जब माइनस में हमेशा माइनस कीजिएगा तो हमेशा आंसर निगेटिव आएगा। और हम जानते हैं गिब्स के हिसाब से क्या, कि डेल्टा जी निगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो क्या इस केस में हमेशा स्पॉन्टेनियस हुआ कि नहीं रिएक्शन, क्या पहले केस में हमेशा स्पॉन्टेनियस हो रहा है रिएक्शन, बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो पहले केस में हमेशा रिएक्शन। अब दूसरा केस आता है, क्या कहेगा, इसी के ठीक उल्टा, यानी कि सेकंड केस में, Delta H positive, delta S negative. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने बोला। सेकंड केस हो जाएगा डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस निगेटिव। इस केस में क्या होगा, तो देखो इसका ठीक उल्टा लिए हैं तो रिजल्ट भी ठीक उल्टा आएगा, यानी कि रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। चलो भैया, वो जो था हमेशा स्पॉन्टेनियस हो रहा था, ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। इसको कैसे समझेंगे, तो फिर से वही फॉर्मूला, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सेम फॉर्मूला यूज किए। अब देखो डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है, और डेल्टा एस क्या है, निगेटिव है। तो देखो ये निगेटिव और ये निगेटिव, तो दोनों निगेटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डेल्टा एच तो पहले से ही पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव में तुम कुछ और जोड़ रहे हो, तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव नहीं हुआ क्या। Yes, sir. Yes, sir. पॉजिटिव में जैसे कोई मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है और तुम अपने फ्रेंड के पॉकेट से या किसी का पॉकेट मारे बैग से किसी के तुम 50 रुपया चुरा लिए, तो क्या हो गया, 100 + 50 150 रुपया तुम्हारे पास हो गया। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ोगे तो हमेशा बढ़ेगा, तो डेल्टा जी क्या होगा, हमेशा इस केस में पॉजिटिव रहेगा। और हम जानते हैं डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। No. तो ये आपको दोनों पॉइंट समझ में आया क्या। Yes, sir. तो देखो ये कैसे ध्यान रखेंगे, पहला केस कैसे ध्यान रखेंगे, एक्सोथर्मिक, आप एक्सो पकड़िएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के साथ साथ डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। दूसरा क्या पकड़िएगा कि इंडोथर्मिक में डेल्टा एस निगेटिव हो जाए तो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एस निगेटिव। अब बताओ डेल्टा एस यहाँ पे क्या है, निगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एस क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव। तो बताओ ये क्या रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा क्या,
यस सर। ये आपका में क्या? अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है कि डेल्टा एच पॉजिटिव यानी कि इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक में उसने क्या दे दिया है? डेल्टा एस निगेटिव दे दिया है। तो क्या ये हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्या? यस सर। अरे रिंगटोन किंग क्या नाम है भाई का? अरे भाई तुम्हारा नाम क्या हुआ रिंगटोन किंग? नाम बताओ यार, क्या हुआ बच्चे? आपका आंसर सही था रिंगटोन किंग सत्यम। अरे सत्यम ने अपना आईडी बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है, रिंगटोन किंग। सही है। अब ये देखिए आपका दोनों केस हमने समझ लिया। अब तीसरा केस आपको ध्यान रखना है। कैसे? केस नंबर 3 बहुत आसान है। क्या करता है? इसमें इसने दोनों को पॉजिटिव ले लिया, दोनों तुम पॉजिटिव ले लिए। तो ये तुम दिया करो, जब दोनों पॉजिटिव होगा ना तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस कुछ भी हो सकता है। तो फिर प्रॉब्लम है कि भैया कुछ भी हो सकता है, तो तुम बताओ स्पॉन्टेनियस कब होगा? तो इस केस में स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब टेम्परेचर हाई हो। क्या हो? टेम्परेचर ज्यादा हो। तो आप इसको कैसे ध्यान रखिएगा? नहीं नहीं, आपने रॉन्ग बोला। जब देखिए अभी मैं यहीं पे याद करा दूंगा। देखो जब डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए और डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए और टेम्परेचर हाई रहे तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। कैसे ध्यान रखेंगे? देखो पॉजिटिव मतलब अच्छे बच्चे, जो बच्चे क्लास में जवाब देते हैं, तेज बच्चे जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। तो अगर मान लो क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो पॉजिटिव है, तो टीचर क्या करते हैं? क्वेश्चन का लेवल हाई करते हैं। क्वेश्चन टेम्परेचर मतलब तुम समझो क्वेश्चन, क्लास में क्वेश्चन के लेवल। तो यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है, यानी कि जब दोनों पॉजिटिव रहेगा ना तो टीचर क्या करेगा? क्वेश्चन का लेवल हाई कर देगा। क्वेश्चन का लेवल हाई इसका मतलब टेम्परेचर हाई। तो टेम्परेचर हाई यानी कि हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। क्या ध्यान रहेगा? क्या कैसे ध्यान रखना है कि जब दोनों पॉजिटिव यानी कि अच्छे बच्चे हैं क्लास में, तो क्लास में अच्छे बच्चे हैं तो क्वेश्चन का लेवल तुम क्या करो? हाई करो। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर है, यानी कि क्या करो? टेम्परेचर हाई करो। तुमने टेम्परेचर हाई किया यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया। इसी केस में अगर मान लो तुम टेम्परेचर कम कर दोगे, जैसा कि ये हमारे एक बच्चे ने बोला कि टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, तो यही बच्चे का नाम है सत्यम उर्फ रिंगटोन किंग। तो रिंगटोन किंग हमारे सत्यम भाई ने बिल्कुल सही बोला कि इसी केस में अगर टेम्परेचर लो कर दोगे तो ठीक उल्टा क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो केस 3 से ही केस 4 आपको समझ में आ जाएगा। केस 4 क्या कहता है कि तुम दोनों को निगेटिव ले लो। क्या ले लो? डेल्टा एच भी निगेटिव और डेल्टा एस भी निगेटिव। तो जब दोनों निगेटिव हो जाएगा तो टेम्परेचर कम करो। क्या करो? टेम्परेचर कम। टेम्परेचर कम क्यों? हमने टेम्परेचर क्यों कम किया? क्योंकि देखो क्लास में दोनों निगेटिव यानी कि बच्चे बहुत वीक है, वीक स्टूडेंट है, तो टीचर क्या करेगा? टेम्परेचर कम करेगा यानी कि क्वेश्चन का लेवल कम करेगा, तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तब जाके रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस कब होगा? निगेटिव वाले केस में टेम्परेचर कम रहना चाहिए और पॉजिटिव वाले केस में टेम्परेचर ज्यादा रहना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। और नॉन स्पॉन्टेनियस तो आप इसका ठीक उल्टा कर दो। ठीक है ना? तो क्या समझ में आया क्या केस 3 और 4? किसी को डाउट या कोई बोले फिर से समझा दीजिए। नरमिश का नाम नमिश मलिक नो ने सर, बोला क्लियर है। कि उसको क्लियर है, और आई थिंक नमिश मलिक का नाम क्या है? लकी है। तो सबको क्लियर है। तो देखो यही पॉइंट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब दोनों पॉजिटिव, जब दोनों पॉजिटिव क्या, जब दोनों पॉजिटिव यानी कि क्लास में अच्छे बच्चे हैं तो टेम्परेचर क्या करोगे? हाई करोगे। जब दोनों अच्छे, दोनों पॉजिटिव तो टेम्परेचर हाई करो तो रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस। और जब दोनों निगेटिव यानी कि बच्चे लो तो क्वेश्चन का लेवल लो यानी कि लो टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। और इसका ठीक उल्टा क्या होगा भैया? लो टेम्परेचर पे यहाँ पे क्या नॉन स्पॉन्टेनियस है, हाई टेम्परेचर उसका ठीक उल्टा। तो क्या ये समझ में आया? क्या ये टेबल आपको समझ में आया क्या? जब दोनों निगेटिव हो तो एट हाई टेम्परेचर पर सर क्या होगा? जब दोनों निगेटिव हो, जब दोनों निगेटिव हो तो हाई टेम्परेचर, देखो लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस तो हाई पे नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो
लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है बच्चे आपके, जब लो पे स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो हाई पे क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक उल्टा कर देना है, ठीक है ना। और किसी को डाउट हो तो ऐसे केवल टाइप करके नहीं, माइक ऑन करके ही बोलिए, क्योंकि चैट में ना बहुत बच्चे के मतलब मैसेज आते हैं ना, तो वो कभी कभी छूट जाते हैं, तो आप लोग माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। तो क्या आगे बढ़ा जाए क्या, क्या ये समझ में आ गया? किसी को डाउट होगा हैंड रेज करके पूछ लेगा, बाकी मैं ये बोल ही दिया, और नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्लास के पहले ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये अब देखो यही पॉइंट हमने अभी पढ़ा, डेल्टा जी लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी ग्रेटर जीरो यानी कि पॉजिटिव, यस सर आ गया समझिए। अच्छा, डेल्टा जी पॉजिटिव यानी कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस, और क्या है डेल्टा जी इक्वल जीरो हो जाएगा तो रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम। तो ये हमने कवर कर लिया ये सारे पॉइंट, जो अभी वही बोला ना, वही बोल रहा है कि डेल्टा जी निगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस, और जो होगा पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। ये तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, हालांकि मैं इसका पोल जनरेट करता, बट हमारे क्लास का टाइम अब ज्यादा बचा नहीं है, मात्र 8 मिनट हमारे पास है, तो इसलिए तुम ये बताते जाओ क्या पहला ऑप्शन सही होगा क्या। देखो पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि डेल्टा जी ग्रेटर हो जाए जीरो से, तो ग्रेटर जीरो होता है तो क्या स्पॉन्टेनियस होता है क्या? माइक ऑन करके बोलिए आप लोग, क्या डेल्टा नो जी सर, जीरो? इक्विलिब्रियम होता है। नहीं, पहला ऑप्शन बोल रहे हैं, डेल्टा जी ग्रेटर हो जाए जीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है ना। Yes, sir. तुमने क्या दिया है, स्पॉन्टेनियस दिया, तो ऑप्शन गलत, गलत हुआ ना। अब बताओ Yes. ऑप्शन नंबर 4 के बारे में आपका क्या कहना है, डेल्टा जी निगेटिव होता है रिएक्शन क्या होगा बताओ? Sir, spontaneous. Spontaneous, हाँ। आदर्श, सानिया, विशाल, शैली और प्रियंका ने केवल माइक ऑन करके कुछ बोलने की कष्ट की, बाकी बच्चे तो आराम कर रहे हैं। तो देखिए डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, बट इसने क्या दे दिया, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या ये सही है क्या? No, नहीं, sir. गलत। अब बताओ नो सर। ये जीरो होगा तो क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। आदर्श, सानिया, विशाल, प्रियंका सबने सही बोला, तो हमारा ये ऑप्शन सही हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं, ये इसी का एक आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। और जो है ये क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, PCl5 टूट रहा है किसमें, PCl5 को ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है PCl3 में और Cl2 में। अब बताओ बॉन्ड है तो ये अब, अच्छा ये एक बच्चे ने सी वाला ऑप्शन समझा दो, कौन पिछले वाले क्वेश्चन, अच्छा सी, देखो ये तो वही है ना बच्चे, सी वाला क्या कर रहा है, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा तो रिएक्शन मूव करेगा, स्टिल मूविंग, नहीं स्टिल मूविंग तो नहीं करता है, जब डेल्टा जी जीरो होता है तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है ना, रिएक्शन तो मूव ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ना तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना तो नॉन स्पॉन्टेनियस, वो इक्विलिब्रियम में। तो ये तो गलत हो गया ना, समझ में आया ना बच्चे, जिस बच्चे को डाउट था समझ में आया ना। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि PCl5 ब्रेक कर रहा है PCl3 और Cl2 में। अब बताओ बॉन्ड है तो बॉन्ड तो अपने टूटेगा नहीं, आप इसको क्या कीजिएगा, हीट दीजिएगा तो बॉन्ड टूटेगा। हीट दे रहे हो यानी कि ये रिएक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक, और इंडोथर्मिक का क्या होता है, डेल्टा एच Positive. Positive होता है. Yes, sir. पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सभी बच्चे के सही है। अच्छा ये बताओ डेल्टा एच के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? नेगेटिव। नहीं शैली, गलत। देखिए पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव हो गया, क्योंकि रिएक्टेंट 1 मोल है, क्लास में पहले 1 बच्चा था, तो हम बोले थे ना क्लास में 1 बच्चा रहेगा तो चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट में 2 मोल आ गया, यानी क्लास में बच्चे बढ़ गए, तो क्लास में बच्चे बढ़ गए प्रोडक्ट में, तो डेल्टा एस भी तो बढ़ गया ना, क्योंकि क्लास में बच्चे बढ़ेंगे तो वो लोग क्या होगा, आपस में मार झगड़ा सब स्टार्ट करेंगे, तो डेल्टा एस पॉजिटिव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये आपका 2 नंबर आंसर सही होगा। तो इस बार बच्चों के आंसर गलत हो गए, पल्लवी के सही है, रोशनी का आंसर रॉन्ग हो गया।
क्या आपको समझ में आया क्या? क्या सही बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. बाकी मैं इसको पीपीटी आपको सेंड कर दूंगा, आप घर से एक बार अच्छे से इसको पढ़िएगा। ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है जो कि हमने कर लिया। अब ये क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है। ये तो और क्वेश्चन आसान निकल गया। कैसे? क्या बोल रहा है? 2 मोल क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl2 गैस में। अब बताओ, क्लोरीन जो है Cl2 गैस में, आपको पता है नेचर में क्लोरीन गैस के फॉर्म में ही पाया जाता है। नेचर में क्लोरीन गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। और ये क्या कर रहा है? 2 मोल क्लोरीन Cl2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहले बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो, बॉन्ड जब तोड़ना रहता है ना तो रिएक्शन इंडोथर्मिक, जब बॉन्ड जुड़ना रहेगा मतलब नया बॉन्ड बनेगा तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक। और वैसे ही पता है कि भैया क्लोरीन जो है मोर स्टेबल फॉर्म में जा रहा है, तो मोर स्टेबल फॉर्म में जाएगा तो क्या होगा? हीट रिलीज करेगा, तभी तो मोर स्टेबल में जाएगा ना। तो ये रिएक्शन क्या हो गया? ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक हुआ, तो इसका डेल्टा एच क्या होगा बताओ? Negative. नेगेटिव। और देखो ना, Negative. हमारी बात ये है कि एक ही ऑप्शन में डेल्टा एच नेगेटिव दिया है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। रोशनी का आंसर सही है। और देखो, अब डेल्टा एच के बारे में हम देखते हैं, तो देखो फिर से सोचेंगे डेल्टा एच के बारे में। तुम कैसे सोचोगे कि देखो प्रोडक्ट में तो एक ही मोल है लेकिन रिएक्टेंट में 2 मोल था, यानी कि पहले क्लास में 2 बच्चे थे, बाद में क्या हो गया? एक बच्चा क्लास छोड़ के चला गया। तो फिर जब क्लास में क्या बचा? एक बच्चा बचा, तो फिर क्या होगा? सान सान बैठेगा, यानी कि डेल्टा एस नेगेटिव। तो ये आपका आंसर सही हुआ, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, और ये आपका हमने कर ही लिया, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। और ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक पे आते हैं, ठीक है। तो थर्ड, यहां तक कोई डाउट किसी को? No, किसी- sir. नो सर। No, sir. No, sir. ये देखो, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक का सबसे आसान लॉ है। इसका आप आंसर आप ही दे दीजिएगा बिना लॉ पढ़े हुए ना। देखो, ये लॉ नहीं आ रहा था ना, तुम लोग भी ये लॉ दे देते और साइंटिस्ट बन जाते, लेकिन हमारी किस्मत ये खराब है कि लॉ पहले ही आ चुका है, इसलिए हम ये लॉ हम नहीं दे पाएंगे। देखो थर्ड लॉ क्या कहता है, आप ही बताना, मैं अभी कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंट्रोपी क्या होगा? जल्दी माइक ऑन करके बोलो। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंट्रोपी क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा. बढ़ेगा। अरे एक एग्जांपल देखते थे ना कि जब आप चेयर पे बैठे हैं, जब आप चेयर पे बैठे हैं तो क्या हो रहा था कि एक एग्जांपल लिए थे ना, चेयर पे आप बैठे हैं और आपके चेयर के नीचे कोई हीट दिया तो आप उठ के भागिएगा, यानी कि आपका एंट्रोपी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने पे एंट्रोपी क्या हो रहा है? बढ़ेगा। अब तुम बताओ, टेम्परेचर घटेगा तो एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज. वो भी डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर अगर बहुत, हाँ बिल्कुल सही प्रियंका, बिल्कुल सही। अच्छा फिर से रिपीट करना, एक सेकंड में रिपीट करता हूँ। देखो फिर से मैं रिपीट करता हूं कि हम जानते हैं कि जब आप चेयर पे बैठे थे, आपके चेयर के नीचे किसी ने आग लगा दिया, तो आप क्या कर रहे थे? आप उठ के भाग रहे थे। इसका मतलब आप मोशन में आ गए। टेम्परेचर दिया तो आप मोशन में आ गए, यानी कि आपका इंट्रोपी बढ़ गया। इंट्रोपी क्या है? इंट्रोपी रैंडमनेस है, मोशन है। तो हीट दिया, किसी ने टेम्परेचर दिया तो आपका इंट्रोपी बढ़ गया, ठीक। तो सिमिलरली अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो क्या होगा बताओ? एंट्रोपी कम होगा क्या? यस सर। और अगर मान लो टेम्परेचर बहुत कम कर दे तो एंट्रोपी क्या बहुत कम हो जाएगा क्या? यस सर. हाँ, एंट्रोपी बहुत कम हो जाएगा। तो थर्ड लॉ यही कहता है, क्या कहता है कि तुम टेम्परेचर बहुत कम कर दो, यानी कि कितना कम कर दो? तुम टेम्परेचर को 0 केल्विन कर दो तो तुम्हारा एंट्रोपी भी 0 हो जाए। बस यही थर्ड लॉ है। अब 0 केल्विन में तुम 0 डिग्री सेल्सियस मत समझना, 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेल्सियस। यानी कि थर्ड लॉ कहता है कि जब आपका टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाएगा तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बच्चे? 0. आपका थर्ड लॉ है। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं समझ में आया हो
तो बोले। किसी बच्चे को कोई डाउट हो थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक में? एक सेकंड में No, वेट sir. करता हूँ, फिर मैं आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन नहीं डाउट है तो देखो, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, एट एब्सोल्यूट जीरो। क्या लिखा हुआ है? जब टेम्परेचर जीरो हो जाएगा तो आपका जो क्रिस्टल है परफेक्ट क्रिस्टलाइन बन जाएगा और तुम्हारा इंट्रोपी क्या हो जाएगा? जीरो। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब टेम्परेचर आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए, यानी कि 0 केल्विन हो जाए, तो आपका इंट्रोपी जीरो। तो यही आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक था। अब ये क्वेश्चन का आंसर, आपको टाइम नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ऑप्शन नंबर बी सही है क्या? क्या देख के आप बताओ, क्या ऑप्शन नंबर बी सही है क्या? जल्दी से देख, यस या नो में रिप्लाई कीजिए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. सही है, ठीक है। 2 बच्चे का कहना है सही है। Yes, sir. कोई बच्चे का कहना कि ये ऑप्शन तो रॉन्ग है तो वो बोले। किसी बच्चे का क्या ये कहना है क्या कि ये ऑप्शन रॉन्ग है? सबका यह सही कहना है? अभी हम चेक कर लेते हैं भैया, ये ऑप्शन क्या कह रहा है। देखो, ऑप्शन आपका बोल रहा है क्या कि द चेंज इन एंट्रोपी, यानी कि डेल्टा एस, और क्या बोल रहा है? चेंज इन इंथैल्पी, यानी कि डेल्टा एच। Delta H. Delta H. डेल्टा एच H. डिसाइड द फेट ऑफ ए रिएक्शन, मतलब एक रिएक्शन का किस्मत डिसाइड करता है। रिएक्शन Yes, का sir. किस्मत कौन डिसाइड करता है? क्या डेल्टा एस और डेल्टा एच डिसाइड करता है क्या? तो रिएक्शन का Yes, sir. किस्मत गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स बाबा डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं? गिब्स। तो गिब्स क्या बोले थे? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। T delta H. गिब्स डिसाइड करते हैं किस पे? तो डेल्टा एच और डेल्टा एस पे ही तो डिसाइड करते हैं। तो ये Yes, तो sir. हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हुआ। तो बहुत सारे बच्चे के आंसर सही है, बहुत बढ़िया। एक अगला क्वेश्चन है, ये आप घर से कीजिएगा, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं कैसे करना है। देखो, इसमें उसने डेल्टा जी पूछा है। सही बच्चे ये आंसर करके लास्ट क्लास में, अगले क्लास में मुझे इसका आंसर बोलेंगे, ठीक है, क्या आंसर आया। देखो, डेल्टा जी आपसे पूछ रहा है, तो डेल्टा जी का फॉर्मूला तो सबको पता है। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्या क्वेश्चन में टी दिया हुआ है क्या? तो हाँ, टी तो दिया हुआ है 300। क्या डेल्टा एस दिया हुआ है क्या? तो हाँ, 20 कैलोरी दिया हुआ है, 20 कैलोरी। क्या डेल्टा एस दिया हुआ है क्या? तो नहीं, डेल्टा एस तो नहीं दिया हुआ है। अब क्या किया जाए? अब क्वेश्चन छोड़ दिया जाए क्या? नहीं, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हम डेल्टा एच निकालेंगे। कैसे? तो डेल्टा एच का फॉर्मूला हमें पता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है। अब बताओ, डेल्टा यू का तो वैल्यू उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डेल्टा यू का वैल्यू क्या यहाँ पे दिया नहीं हुआ है? 2.1 किलो कैलोरी दिया हुआ है। डेल्टा आर का वैल्यू हम कैलोरी में क्या लेंगे? कैलोरी में आर का वैल्यू 2 होता है। आर जो होगा 2 के बराबर होगा कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। आर एक गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू टी होगा। टेम्परेचर 300 दिया हुआ है। डेल्टा एन तुम बता दो, तुम्हारा डेल्टा एच निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा एन तुम जैसे ही बताओगे तुम्हारा डेल्टा एच निकलेगा, और डेल्टा एच का वैल्यू तुम यहाँ पुट करोगे, तुम्हारा डेल्टा जी निकल जाएगा। तो कोई बच्चा बता सकता है क्या किसका डेल्टा एन क्या होगा? देखते हैं हमारे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है। डेल्टा एन जो बताएगा वो हमारे क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कहलाएगा। तो नमिश ने बोला 1, और कोई बच्चे का कुछ और कहना है? नमिश यानी कि लकी। लकी आज शायद लकी नहीं रहे। आदर्श ने बोला 2, और आदर्श ने सबसे पहले 2 बोला है क्या? मैं देखता हूँ। विशाल तो 3.3 पे चल गया। अरे 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 विशाल, आप तो ट्रैक से ही बाहर चले गए। सबसे पहले आदर्श ने 2 बोला है। यस, आदर्श ने 2 बोला है, और आदर्श का आंसर सही है, 2 होगा। क्यों 2 होगा? क्योंकि डेल्टा एन जी, भैया ये जी चिल्ला चिल्ला कर रहा, कह रहा है, क्या कह रहा है कि केवल गैस के मोल लेने हैं, केवल गैस के मोल लेने हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस कितने मोल है? 2 मोल है। प्रोडक्ट में गैस 2 मोल है, और रिएक्टेंट में गैस कितने मोल है? रिएक्टेंट में गैस तो 0 है भैया, रिएक्टेंट में तो एक भी गैस नहीं ना, ये तो लिक्विड है ना। तो 2 माइनस 0 यानी कि 2। तो आपका n का वैल्यू क्या हो गया?
2 हो गया। तो देखो n का भी वैल्यू पता चल गया, r का पता चल गया, और ये देखो किलो कैलोरी है ना, तो एक काम करना, इसको क्या करना ना 2100 कैलोरी लिख लेना, क्योंकि किलो को कन्वर्ट करने के लिए कैलोरी में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आंसर यहाँ पे डेल्टा एच आ जाएगा, फिर डेल्टा एच का वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका डेल्टा जी आ जाएगा। क्या सभी बच्चे मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्या मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सीधा आंसर बता दिया। अच्छा आपने आंसर ही दे दिया, एक सेकेंड, आंसर आपके क्या था, क्या -2.7 आपका आंसर था क्या? अभी मैं चेक करता हूँ। अरे वाह, विशाल ने तो डायरेक्ट आंसर नहीं बता दिया। तो आज के क्लास में 2 बच्चे, यानी कि मैं बोलूंगा विशाल एंड आदर्श का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कहलाएगा। बाकी सही बच्चे ने आंसर दिए, बट इनका आंसर आदर्श ने सबसे फास्ट बताया और विशाल ने तो डायरेक्ट आंसर ही बता दिया। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग परफॉर्म करते रहिएगा। सर मेरे को समझ आ गया, क्या मैं लेफ्ट कर सकता हूँ? हाँ बच्चे, अब वैसे भी आपका टाइम ये हो चुका है, तो आप लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप लेफ्ट कर सकते हैं। वैसे एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्या ये एक और क्वेश्चन ये मैं बता दूं क्या, कि आज के लिए रहने दिया जाए? बताइए, आप जैसा बोलेंगे। क्या ये क्वेश्चन करना है क्या? बोलो सर बच्चे। नेक्स्ट क्लास में करवा देना। अच्छा नेक्स्ट क्लास में, अच्छा एक मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ही करा दूंगा, ठीक है। इसको मैं हिंट दे रहा हूँ, आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना? आप अपने से, सर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मैं ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, आप बच्चे की डिमांड है तो पहले नेक्स्ट क्लास में यह एक क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपकी डिमांड पे मैं ये सेशन ऑफ करता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो पूछ लेगा, नहीं तो जिसको डाउट ना हो वो क्लास